ये कहानी है देविका नाम की एक बहू की, जो पेशे से एक टीचर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि देविका एक बेहतरीन शिक्षिका है, लेकिन उसकी एक कमी थी। स्कूल से लौटने के बाद भी वो घर के लोगों के साथ वैसे ही सख्त और सिखाने वाले अंदाज में पेश आती थी जैसे वो उनकी छात्र हो। आने का टाइम हो गया है तुम्हारी बहू का, अभी देखना आते ही कुछ ना कुछ सिखाने लगेगी किसी को। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ, आजकल बहू की आदत और भी अजीब होती जा रही है। तो अब समझ में आया ना कि तुम्हारी बहू कैसी है। जब मैं उसे कुछ बोलती थी तो बड़ी साइड लेते थे आप उसकी। अरे रंजना, ऐसी बात नहीं है कि हमारी बहू बुरी है, बस बात यह है कि वो जैसा व्यवहार अपने बच्चों के साथ स्कूल में करती है वैसा ही व्यवहार हम लोगों के साथ करने की सोचती है। मैंने उसे कितनी बार समझाया है कि अपने पेशे को घर के बाहर ही रखा करो, लेकिन वो है कि समझने की कोशिश ही नहीं करती। अरे वो समझेगी भी नहीं। लग तो यही रहा है। दोनों पति पत्नी बैठकर बात कर रहे थे कि तभी बाहर से उनकी बहू देविका की आवाज आती है। अरे आंचल, मैंने कितनी बार कहा है कि यहाँ पर जरा शाम के टाइम एक बार और झाड़ू लगा दिया करो। देखो तो यहाँ पर कितना गंदा हो रहा है, और ऊपर से तुमने ये पावदान कितने दिनों से धोया नहीं है, बताओ। लो आ गई महारानी, आते ही आंचल पर चिल्लाने लगी। चलो चलकर देखते हैं। दोनों पति पत्नी बाहर पहुंचते हैं। अरे बहू, जाने दो ना। वही तो, उस पर बेवजह क्यों चिल्ला रही हो? दिन भर तो काम करती रहती है बेचारी। सासू माँ, मैं भी तो दिन भर काम करती हूँ और थक कर काम से वापस आती हूँ, और कभी कभी तो छुट्टी के बाद अपने और बाकी के काम भी करती हूँ। जैसा कि कल सुभाष के स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, तो उसके लिए आज कपड़े वगैरह लेने गई थी। अरे जिठानी जी दिन भर रेस्टोरेंट के काम में लगी रहती हैं, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैं उनके कुछ काम तो कर ही दूँ। हाँ बहू, वो तो है, हमने इस बात से कब मना किया है कि तुम काम नहीं करती। अरे तुम तो बहुत काम करती हो, बहुत मेहनती हो। रहने दीजिए पापा जी, अब आप मुझे इतना एक्सप्लेन मत करिए, वैसे भी बहुत थक गई हूं मैं। ये कहकर देविका अपने कमरे में चली जाती है। देखो तो जरा, टेबल कवर भी सही से नहीं लगाया है, और ये मेरा रिमोट, ये तो कभी भी सही जगह पर मिलता ही नहीं मुझे। सासू माँ भी ना बस मुझे ही समझाने में लगी रहती हैं। अरे क्या बुराई है अगर घर में साफ सफाई हो और सारी चीजें परफेक्ट टाइम पर हो। चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाती हूँ। देविका जल्दी से फ्रेश होती है और डाइनिंग टेबल के पास जाती है। ओहो, अभी तक मेरा जूस नहीं बना। आंचल को अच्छे से पता है कि मैं ठीक 6 बजे अपना जूस लेना पसंद करती हूँ, फिर भी कितनी गलतियां करती है ये। इतनी गलतियां तो मेरे स्कूल के बच्चे भी नहीं करते। आंचल, आंचल। जी दीदी, क्या हुआ? आर यू आउट ऑफ माइंड? 6 बज चुके हैं और तुम्हें पता है कि 6 बजे मुझे जूस टेबल पर चाहिए होता है। दीदी माफ कीजिए, वो मैं बाहर आंगन साफ करने में लगी थी। तो मैंने तो पहले ही कहा था ना कि शाम की टाइम रोज साफ दिया करो आंगन। अब क्यों कर रही हो? अब जो बाकी काम है वो करो। जी दीदी, गलती हो गई। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, कभी कभी इंग्लिश के 2 वर्ड्स भी बोल लिया करो, तभी तो इंग्लिश सीख पाओगी। मैं तुम्हें 1 महीने से इंग्लिश सिखा रही हूं, लेकिन तुम हो कि इंग्लिश के 10 वर्ड्स भी सीख नहीं पाई हो अब तक। वो बात अलग है कि मैं डेली सिखा नहीं पाती, लेकिन जब भी टाइम मिलता है तो मैं तुम्हें सिखाती हूं ना इंग्लिश। वो दीदी, आप हमें याद करने के लिए जो वर्ड देती है ना, वो हम याद नहीं कर पाते, बहुत कठिन होते हैं, और भी तो काम होते हैं ना। वर्ड नहीं, वर्ड। और आंचल, मैं समझती हूं कि तुम्हें काम बहुत हो जाता है, इसलिए तो मैं घर में काम करने के लिए एक और नया आदमी ढूंढ रही हूं। तुम चिंता मत करो, जल्दी ही कोई मिल जाएगा तो तुम्हें भी कुछ कामों से राहत मिल जाएगी। जी दीदी। अच्छा ठीक है, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, जल्दी से खाना बना दो। चलो। ओके दीदी। इसके बाद आंचल किचन में चली जाती है। लो, सासू माँ ने फिर से ये चप्पल यहाँ छोड़ दी है। कितनी बार कहा है कि चप्पल को रैक में रखा करिए, और ये देखो सासू माँ के कंगन तब से यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये नहीं कि इसे उठा लें और बॉक्स में रख दें। इनके कमरे में ही जाना पड़ेगा। अरे क्या हुआ बहू? ये सासू माँ, आपके कंगन बहुत देर से टेबल पर पड़े हुए थे। बहुत देर से नहीं पड़े हुए थे, बस आधा घंटा हुआ है। मैं ज़रा दूसरा काम करने लगी थी ना। सासू माँ, आप ये हमेशा बोलती हैं और दोबारा वही चीज़ करती हैं। मुझे पता है कि आपकी ये कंगन मुझे कल फिर से उसी टेबल पर मिलेंगे। अरे तो क्या हो गया? मैंने कोई गुनाह कर दिया क्या? नहीं माँ जी, कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन इससे घर गंदा लगता है। अचानक से कोई पड़ोसी आ गया तो
कोई क्या सोचेगा कि यहाँ पर कंगन पड़ा है, वहां पर रिमोट पड़ा हुआ है और वहां पर कंघी पड़ी हुई है। ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सासू माँ। अच्छा, अगर पसंद नहीं है तो खुद ही कर लिया करो, कौन सा भारी भरकम काम है। सासू माँ, वो तो है, करने को तो मैं कर दूंगी, लेकिन मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति को अपने काम खुद ही करने चाहिए। देखो बहू, वैसे भी ना मैं अभी रेस्टोरेंट से 4 बजे वापस घर आई हूँ, तो मैं बहुत थक गई हूँ और मेरा दिमाग भी ना एकदम गर्मा गर्म है, तो इसलिए चुपचाप प्लीज अपने कमरे में चली जाओ। देविका गुस्से में कमरे में चली जाती है। ये दिन बीत जाता है और अगला दिन आता है। देवरानी जी, आज आप सुभाष को स्कूल छोड़ देंगी? आज हमें रेस्टोरेंट थोड़ा जल्दी जाना है। वो क्या है ना, त्योहार भी आने वाला है तो रेस्टोरेंट में ज़्यादा भीड़ रहती है तो काम भी बहुत हो जाता है। अच्छा जेठानी जी, ये बताइए त्योहार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिसका। क्या जेठानी जी, ये क्या बोले जा रही हैं? यहाँ पर क्या कोई कॉमेडी शो चल रहा है? अरे ना फुस ना फस, फेस्टिवल कहते हैं, फेस्टिवल। अरे हाँ, वही देवरानी जी, वही फिस। उफ़ो जेठानी जी, आप हमारी जेठानी हैं, जेठानी। अरे हमें देखिए, हम अंग्रेजी कितनी फर्राटे से बोलते हैं और आप हैं कि फेस्टिवल नहीं बोल पा रही हैं। और देखिए, मैं आपका कोई मजाक नहीं उड़ा रही हूँ जेठानी जी, मैं बस ये कह रही हूँ कि आपको भी थोड़ी बहुत अंग्रेजी आनी चाहिए। अरे हैप्पी रेस्टोरेंट की मालकिन है आप ही सोचिए, कहीं अगर किसी दिन आपके रेस्टोरेंट में कोई फॉरेनर फूड ब्लॉगर आ जाए तो आप उनसे अंग्रेजी में कैसे बात करेंगी? हाँ हाँ, वही तो, सही कहा। आपको बस यही वर्ड आता है, वही तो। अरे सीखिए ना अंग्रेजी। अच्छा ठीक है, अभी आप जाइए जल्दी, सासू माँ तैयार हो गई हैं, नहीं तो बहुत गुस्सा करेंगे आपके ऊपर। हाँ हाँ हाँ। महिमा अपनी सासू माँ के साथ रेस्टोरेंट के लिए निकल पड़ती है उसी शाम। अच्छा आशीष, ये सब्जी तुम्हें कैसी लगी? ये मैंने बनाई है, आज थोड़ा फ्री टाइम था तो सोचा कुछ बना लेती हूँ। यार देविका, तुम तो मल्टी टैलेंटेड हो, तुम्हें तो बहुत सारे काम आते हैं। वाकई में ये सब्जी ना एकदम टेस्टी बनी है। थैंक यू सो मच पतिदेव। अच्छा ठीक है, आप खाइए, मैं 5 मिनट में आती हूँ। ओके। देविका उठकर वहाँ से चली जाती है और आशीष थोड़ी देर में ही अपना खाना ख़त्म कर लेता है और अपना प्लेट वहीं पर करीब 1 मिनट के लिए छोड़कर चला जाता है। इसी वक्त आ जाती है देविका। इनसे मैंने कितनी बार कहा है कि जब भी खाना ख़त्म कर लिया करिए तो चुपचाप अपनी प्लेट सिंक में डाल दिया करिए, लेकिन नहीं, ये तो कहीं के नवाब है ना, हमेशा नवाबगिरी दिखाते रहते हैं। अरे क्या हुआ देविका, इतना गुस्से में क्यों? गुस्से में क्यों नहीं होंगी? ये देखिए, आपका प्लेट कब से यहाँ पर पड़ा हुआ है? अरे कब से नहीं पड़ा हुआ है, बस 1 मिनट हुआ है। एक्चुअली बॉस का कॉल आ गया था। अरे तो कॉल करते करते ही प्लेट को सिंक में रख देते। हाँ, आपको बस बहाना चाहिए। देविका, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? छोटी सी बात, छोटी सी बात, जब देखो एक ही बात को रिपीट करते रहते हो जैसे कोई नर्सरी के बच्चे हैं। अरे छोटी बात कब बड़ी बन जाती है ये किसी को पता नहीं चलता। तभी देविका की सासू माँ आ जाती हैं। बहू, बहुत हो गया, मेरा बेटा तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा तो पटर पटर बोले जा रही हो। तुम्हें अपने पति की इज्जत करनी चाहिए। माँ रहने दो। हाँ रंजना, बेवजह बात को आगे मत बढ़ाओ। हाँ हाँ, जब ये बोलेगी तो कोई उसे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मैं बोलने लगी तो तुम दोनों मुझे चुप करवाने लगे। अरे देख नहीं रहे हो दिन भर इसकी आदत कैसे बिगड़ती जा रही है? माँ जी, मेरी ऐसी कोई भी आदत नहीं है जो बुरी हो। मैं एक टीचर हूं और मुझे पता है कौन सी आदतें अच्छी होती हैं और कौन सी आदतें बुरी। हाँ हाँ, टीचर है तू, ये बात मैं तेरे मुंह से दिन में 3-4 बार तो सुनी लेती हूँ। तू स्कूल के बच्चों के लिए टीचर है, ना कि हमारे लिए। और घर में ना ये टीचरगिरी करना बंद कर दे। सासू माँ, मैं जैसी हूं वैसी ही रहूंगी, मैं किसी के कहने पर बदलने वाली नहीं हूं। हाँ तो चली जाना अपने मायके, ये सब वहीं पर करना। माँ जी, ये मेरा भी घर है, सिर्फ आपका घर नहीं, इसलिए ये सास वाले डायलॉग तो आप अपने पास ही रखिए। याद रखिए, मैं देविका हूं, देविका। इस तरह दोनों सास बहू बहुत झगड़ती हैं और अपने पतियों की बात भी नहीं सुनती। इसके 5 महीने बाद सासू माँ, जब से हमारे रेस्टोरेंट का शेफ़ मनोज हमारे रेस्टोरेंट से चला गया है, तब से बहुत सारे ग्राहकों ने आना ही बंद कर दिया है। हाँ माँ, वो काफ़ी अच्छा शेफ़ था। उसके बनाए हुए छोले भटूरे और डोसा सभी लोगों को बहुत पसंद आते थे। पता नहीं अब क्या होगा, कहीं हमारे बिजनेस को नुकसान ना हो जाए। चिंता मत कर बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ शेखर, हम लोग ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। जेठ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
वैसे भी स्कूल की 2 महीने की छुट्टी है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी आप लोगों की मदद कर दूँ, क्योंकि वैसे भी रेस्टोरेंट में अभी वर्कर्स की संख्या कम है। तो अगले दिन ये परिवार अपने रेस्टोरेंट पहुंचता है। अरे जिठानी जी, ये जो एडवर्टाइजिंग बोर्ड है आपने यहाँ पर क्यों रख रखा है? अरे यहाँ नहीं, इसे यहाँ पर रखिए, तभी तो लोग इसे नोटिस करेंगे और अच्छे से पढ़कर रेस्टोरेंट के अंदर आएंगे। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करिए। बोल तो ऐसे रही है जैसे 50 साल का एक्सपीरियंस है। जेठ जी, ये फेक प्लांट्स इसको यहाँ नहीं, थोड़ा सा ऊपर लगाइए, तभी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सबको बड़ा ऑर्डर दे रही है महारानी। वाकई में देविका जब से रेस्टोरेंट में आई तब से सबको बस इंस्ट्रक्शन ही दिए जा रही थी। ये जो पाव भाजी बनी है ना, इसमें नमक थोड़ा सा कम है, अगर थोड़ा सा तेज़ कर दिया जाए तो कस्टमर्स को काफ़ी पसंद आएगा। और मुझे लगता है गरम मसाला भी थोड़ा कम है। अरे नहीं, नमक बिल्कुल ठीक है और इसमें गरम मसाला भी बिल्कुल ठीक पड़ा हुआ है। ज़्यादा डाल देंगे तो इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। जी माँ जी। हाँ माँ। नहीं माँ जी, मैंने कहा ना इसमें गरम मसाला थोड़ा कम है और नमक भी कम है। तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर मेरे बोलने से कुछ नहीं होता ना, तो चलिए हम इस बात को डिसाइड कर लेते हैं। हम ससुर जी को ये पाव भाजी खिलाएंगे और उनसे पूछेंगे। देख लेना, वो भी यही बोलेंगे जो मैंने बोला है। हाँ हाँ चलिए ना। सभी लोग ससुर जी के पास पहुंचते हैं। नमक थोड़ा सा कम है। और पापा जी, इसमें गरम मसाला भी कम पड़ा है ना, सच सच बताइएगा। हाँ बहू, मैं बस यही कहने वाला था। अपने ससुर जी की बात सुनकर देविका बहुत खुश होती है और स्माइल करते हुए अपनी सासू माँ की तरफ देखती है। क्या जी, आपको तो ब्लड प्रेशर है ना, तब भी आपको ज्यादा नमक चाहिए? अरे रंजना, मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो? कुछ नहीं, रहना दीजिए आप। अब मैं आपसे क्या कहूँ? माँ जी, आप बेवजह ससुर जी को ऐसा क्यों बोल रही हैं? रंजना इस बार कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इसे तो मैं आप ही सबक सिखाती हूँ। अरे महिमा बहू, सुन तो बेटा, ये देख, ये सारी सब्जियां तुम और देविका मिलकर जल्दी से काट दो। और हाँ, जल्दी करना, और भी काम है। जी माँ जी। इसके बाद महिमा और देविका मिलकर ढेर सारी सब्जियां काटती हैं। वो जिठानी जी, इतनी सारी सब्जियां काटते काटते तो मेरी उंगलियों में दर्द हो गया। वो देवरानी जी, ये सब काम आप पहली बार कर रही हैं ना, इसलिए। अरे तुम लोग बातें कम करो और जल्दी से काम निपटाओ, अभी और भी काम पड़ा हुआ है। जी माँ जी। अच्छा महिमा, आधे घंटे बाद तुम किचन में आ जाना, वहाँ कुछ काम है तुमसे मुझे। जी माँ जी। ये कहकर देविका की सासू माँ वहाँ से चली जाती हैं। आधा घंटा हो जाता है और महिमा अपनी सासू माँ के पास चली जाती है, इसलिए देविका को अकेले ही वो सारी सब्जियां काटनी पड़ती है। अगले दिन, अरे जिठानी जी, सासू माँ से कहिए ना जल्दी उठ जाए, रेस्टोरेंट खुलने का टाइम हो गया है। माँ जी बस आती ही होंगी। हाँ हाँ, आ गई, चलो। सभी लोग रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और काम में लग जाते हैं। तभी अचानक से रंजना दोनों बहुओं के पास जाती है। अरे सुनो, जल्दी से वो सारे टेबल पोंछ दो, तुम दोनों जल्दी करो। अभी अभी कॉल आया है एक आदमी का, उसका बर्थडे है, उसने बहुत सारे टेबल बुक किया है, तो जल्दी से साफ सफाई कर दो, चलो। इतना बोलकर रंजना वहां से चली जाती है। चलिए जेठानी जी, काम में लग जाते हैं। दोनों बहुएं सफाई करने लगती है, तभी फिर से रंजना आ जाती है। अरे महिमा बहू, जल्दी से इधर आना तो। जी माँ जी। महिमा अपनी सासू माँ के साथ चली जाती है। क्या बात है, जब भी जेठानी जी मेरे साथ काम कर रही होती हैं तभी सासू माँ उन्हें बुला लेती हैं, अब इतनी सारी सफाई मुझे अकेले करनी पड़ेगी। देविका को सफाई अकेले ही करनी पड़ती है क्योंकि सभी लोग काम में लगे हुए थे, इसलिए वो किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती थी। ऐसे ही कई दिनों तक देविका को बहुत काम करना पड़ता है। ये कैसी सफाई की है? हाँ, ऐसे अच्छे से पोंछो। एक तो इतना काम कर रही हूँ, ऊपर से जब देखो बार बार टुकती रहती है। सासू माँ, आपकी साड़ी में दाग लग गए, तब भी आपने ये साड़ी 2 दिन से पहनी हुई है। इससे साफ तो मेरे स्कूल के बच्चों के कपड़े रहते हैं। अच्छा, तो तुम्हें क्या पता कि काम करते वक्त ऐसे छोटे मोटे दाग तो लगते रहते हैं। हाँ हाँ ठीक है। और माँ जी, ये आपकी सामान को इधर उधर रखने की आदत अभी तक नहीं गई? वो देखिए, वो आपका फ़ोन कितनी देर से वहाँ पर रखा हुआ है, और आपकी ये चप्पल भी कब से यहाँ पर पड़ी हुई है। तू मेरी बहू है, मेरी टीचर नहीं, इसलिए ज्यादा मत बोला कर। लास्ट बार बोल रही हूँ, जब देखो सब पर टीचर की तरह हुक्म चलाती रहती है। अच्छा, और जो आप बार बार मेरी टीचर बनने की कोशिश कर रही हैं उसका क्या? जब देखो इतना सारा काम दे देती है मुझे आपकी सारी चाल मालूम है। अच्छा,
जरा सा काम करना क्या पड़ गया तो तुझे ये चाल लगने लगी। चालू तो है ही आप। तो तू कौन सी कम चालू है? दिन भर स्कूल में कुर्सी तोड़ती रहती है और घर आकर थकने का नाटक करती है। माँ जी, मुझे जो बोलना है बोलिए, लेकिन मेरे काम के बारे में कुछ मत बोलिए। बोलूंगी बोलूंगी, 1000 बार बोलूंगी। क्या कर लेगी तू? बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं। क्या कर लेगी? बोल ना, बोल क्या कर लेगी? मैं भी देखती हूँ, आज तू या मैं। अरे सासू माँ रहने दीजिए ना देवरानी जी। अरे जेठानी जी, आप बीच में मत बोलिए। बाहु तो बीच में मत बोल, मैं आज इसे ठीक करके ही रहूंगी। अरे मुझे क्या ठीक करेंगी आप? पहले आपको खुद को बदलने की जरूरत है। तभी वहां पर अनंत आ जाता है। आप दोनों कितना लड़ रही हैं। आप दोनों की इस लड़ने की आदत के कारण कस्टमर पर इफेक्ट पड़ सकता है। वही तो, बंद करो ये सब और थोड़ी शांति रखो। अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं माँ, आप दोनों हमारे बिजनेस को बढ़ाना चाहती हैं या घटाना चाहती हैं? वही तो, हमें माफ़ कीजिएगा देवरानी जी और सासू माँ, ऐसे तो हम लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा। वही तो, ये बात आप दोनों समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तभी शेखर दुखी होकर अपने सर को पकड़ लेता है। उसे ऐसे देखकर देविका और उसकी सासू माँ बहुत दुखी होती हैं। मुझे माफ कर दीजिए आप सभी लोग, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, मुझे भी माफ कर दीजिए। तो अब सब कुछ ठीक हो गया है। देविका को समझ में आ गया है कि उसे घर को घर समझना चाहिए। वहीं उसकी सासू माँ भी अब देविका को बेवजह नहीं डांटती। माँ जी, घी खत्म हो गया है, अब कैसे काम चलेगा? मैं ऐसा करती हूँ, नुक्कड़ वाली दुकान से ले आती हूँ। हाँ हाँ, सब समझती हूँ मैं। क्यों तू दुकान तक जाने को फड़फड़ा रही है? अरे बस बाहर जाने को कह दो, ऐसे शक्ल खिलकर गुलाब हो जाती है महारानी की कि पूछो मत। अभी घर का एक काम बता दूं ना तो मौत आ जाएगी तुझे। अरे माँ जी, मैं कौन सा आइसक्रीम खाने के लिए आपसे पैसे मांग रही हूँ? घर में अगर कोई सामान खत्म हो रहा है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, आप ही बताओ। क्यों, तुझे पता है ना 1 तारीख को ही घर का सामान आता है, फिर जरूरत क्या है ज्यादा चप्पर चप्पर करने की? अरे माँ जी, आपको पता है अभी 1 तारीख में पूरे 10 दिन बाकी है, और आपका पोता तो स्कूल बिना पराठे के जाने से रहा। हर रोज़ पराठा चाहिए उसे। अब क्या करूँ, सरसों के तेल से पराठा बना दूँ क्या? अरे मुझे वो सब कुछ नहीं पता, तेरा बेटा है, तू संभाल। मैं यहाँ शहर में मिलने वाला घी नहीं खाने वाली। अरे पता नहीं क्या क्या मिलावट करते हैं ये लोग। सामान तो गांव से ही आएगा, शुद्ध और सात्विक। माँ जी के सामने तो कुछ भी कहना मतलब अपना सर दीवार में देकर मारना। इन पर कोई असर नहीं होने वाला। पता नहीं देवर जी ने कौन सी पट्टी पढ़ा कर रखी है जो माँ जी को उनके अलावा किसी की बात समझ में ही नहीं आती। क्या हुआ, आप समझ नहीं पा रहे? आइए इन कॉम्प्लिकेटेड से परिवार के सदस्यों से आपका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले मिलिए घर की मुखिया जानकी देवी से। घर में पत्ता भी हिलता है ना तो जानकी की इजाजत से ही हिलता है। जानकी के 2 सुपुत्र हैं, बड़ा बेटा श्रवण, छोटा बेटा प्रवीण। श्रवण तो बिल्कुल अपने नाम की तरह श्रवण कुमार था। माँ की बोली मतलब ईश्वर के कहे अटल वाक्य थे उसके लिए। और हमारे श्रवण कुमार की धर्मपत्नी है आरजू कुमारी, जिनका एक नन्ना मुन्ना छोटा शैतान राजकुमार है जिसका नाम है अक्षर। बड़ा बेटा चाहे श्रवण कुमार हो, लेकिन जानकी देवी की आंखों का तारा तो छोटा प्रवीण ही है। प्रवीण को जानकी जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार करती है, जिसके कारण वो घर में सबसे ज्यादा सर चढ़ा और खुराफाती है। माँ देख रही हो आजकल खाने पीने की चीजों में कितनी मिलावट हो रही है। अरे भाई, शहर में मिल रहा खाने का सामान तो जहर के समान हो गया है। मैं तो कहता हूँ शहर का कोई सामान लाने लायक ही नहीं होता है। शहर से तो गांव ही भले है। बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन अब गांव में जाकर रह पाना भी तो संभव नहीं है ना। अब श्रवण की नौकरी तो यहीं शहर में है, गांव जाकर रहेंगे तो घर कैसे चलेगा? सो तो है माँ, करे तो क्या करे। अच्छा, मेरे पास ना एक आइडिया है। क्यों ना मैं हर महीने की 1 तारीख को अपने गांव जाऊं और वहीं से सब सामान खरीद कर ले आऊं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पेट्रोल का पैसा खर्च होगा, लेकिन खाने पीने का सामान तो शुद्ध मिलेगा। और गांव में अपने कितने जानने वाले भी हैं। अरे बेटा, पूरे 2 घंटे लगते हैं गांव तक जाने में, क्या जरूरत है? हर महीने इतना सामान लाना होता है, बिना बात झंझट हो जाएगा। अरे माँ, मैं भैया जितनी अच्छी नौकरी नहीं करता तो क्या हुआ, प्यार तो मैं भी करता हूँ ना अपने परिवार से। अपने परिवार के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। कोई झंझट नहीं है, मैं कर लूंगा। प्रवीण की जिद करने पर जानकी मान जाती है और गांव के शुद्ध खाने के लिए प्रवीण को गांव भेजकर सामान मंगवाने लगती है। भाभी, जल्दी से लिस्ट बना कर दो महीने भर के सामान की। आज मैं गांव जाने वाला हूँ। देखो, जितना मुझे याद आया उतना तो मैंने लिस्ट में लिख दिया है, और बाकी अगर कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ कौन सा दुकानों का अकाल पड़ा हुआ है। नुक्कड़ पे ही तो दुकान है, जाकर फटाफट ले आएंगे। अरे ये क्या बात हुई?
जब वो महीने भर का राशन लेने जा रहा है तो नुक्कड़ वाली दुकान से राशन क्यों लेंगे भाई? अगर हमें यहीं से खरीद कर खाना होगा तो इस प्रवीण को 2000 का पेट्रोल फूंक कर गांव जाने की जरूरत क्या है बता? तू ना ज्यादा दिमाग मत चलाया कर, फटाफट से लिस्ट बनाकर प्रवीण को थमा, और खबरदार जो महीने के बीच में मेरे सामने आकर सामान खत्म होने का रोना रोया तो सामान कम ज्यादा हुए तो उसकी जिम्मेदारी तेरी। सास की बात सुनकर बेचारी आरजू एक बार फिर से जाकर लिस्ट चेक करने लगती है। वो जानती थी कि अगर महीने में एक चुटकी नमक भी कम पड़ गया तो गलती तो उसकी ही निकाली जाएगी और फिर उसे बातें सुनने को मिलेगी। प्रवीण गांव से सामान लेकर घर लौटता है तो सामने जानकी को उसका इंतजार करते हुए पाता है। अरे बेटा, बताया नहीं तूने कितने का बिल बना पूरे महीने के राशन का? माँ देखो 2500 तो आने जाने में ही खर्च हो गया और उसके अलावा ये पूरे 22,000 का राशन आया है। क्या कहा? 22,000 का राशन? कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मैंने तो सुना है कि गांव में हर सामान सस्ता मिलता है, फिर तू सब सामान इतना महंगा कैसे ले आया? देखो माँ, पहली बात तो ये है कि अगर भरोसा ना हो तो आगे से मुझे सामान लाने को मत कहना। अरे भाई, मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? मैंने पूरा दिन आप लोगों के चक्कर में खराब कर दिया और अब आप मुझसे एक एक पैसे का हिसाब मांग रहे हो। मैं कोई चोर डकैत नजर आता हूँ क्या आपको? अरे नहीं बेटा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तूने तो मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया। मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि गांव में तो शहर के मुकाबले महंगाई थोड़ी कम होती है ना, फिर ये सामान इतना महंगा कैसे पड़ गया तुझे? देखो माँ, अब गांव के किसान इतने बेवकूफ़ नहीं है कि उन्हें ये पता ना हो कि बाजार में जाकर उनका सामान कितने में बिकता है। अरे अब तो गांव गांव में मोबाइल इंटरनेट पहुंच गया है और किसाना बहुत तेज हो गया है। शहर से भी ज्यादा ऊंचे दामों में सामान बेच रहे हैं वो। और जब उनसे मोल भाव करो तो पता है क्या जवाब देते हैं? कहते हैं जब शहर में जाकर यही मिलावट वाला सामान ऊंचे दाम पर खरीदोगे तब पता चलेगा। हम शुद्ध सामान बेचते हैं भाई, इसीलिए हमारा दाम तो अलग लगेगा ही। अब तुम ही देख लो, ये बासमती चावल जो हम 80 रुपये किलो खरीदते हैं, गांव में किसान ने 110 रुपये किलो दिया। हाँ, बस इसकी गारंटी है कि इसके अंदर कोई भी केमिकल और कीटनाशक नहीं मिला है। इसी तरह गेहूँ, मसाले, दालें सब कुछ मैं किसानों से ही खरीद कर लाया हूँ। सबकी शुद्धता की गारंटी है। अब या तो शुद्ध खाना खा लो या फिर पैसों की चिंता कर लो, दोनों में से एक ही काम हो सकता है। अब तुम ही सोचो ना, शहर का ये मिलावट वाला जहर खाने से तो गांव का ये शुद्ध खाना है। बेशक हमें थोड़े पैसे फालतू देने पड़ रहे हैं, लेकिन अभी सोचो ना, घर में सबको फायदा कितना करेगा। अरे बेटा, ये क्या, इसमें तो लिखा है देसी घी तू 1800 रुपये किलो लेकर आया है। अरे बेटा, डब्बे वाला घी तो 700 रुपये किलो मिल रहा है। ऐसा करो माँ, तुम डिब्बे वाला घी मंगवा लिया करो, मेरी जान छोड़ो। अरे चल जाने दे, तू तो बस ना छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है। अच्छा चल, तू इतनी दूर गया आया, पूरा दिन गर्मी में परेशान रहा, ये ले 2000 रुपये तू रख ले मेरी तरफ से, तेरी पॉकेट मनी। अब खुश? हाँ अब ठीक है। अगले दिन, देवर जी आपका टिफिन बना दिया है, टेबल पर रखा है, जाते हुए याद से लेकर जाना। अरे नहीं भाभी, आज से ना मैं टिफिन लेकर नहीं जाऊंगा। अरे भाई क्यों, क्या बात हो गई? टिफिन क्यों नहीं ले जाओगे? उपवास है क्या? अरे नहीं, वो बात नहीं है। वो क्या है ना, मेरे ऑफिस में कैंटीन खुल गई है और अब से हमें दोपहर का खाना वहीं पर फ्री में मिलेगा और सही में खाना भी बहुत अच्छा होता है। मैंने सोचा है अब से वहीं पर मैं गर्मा गर्म खाना खा लिया करूँगा। फिर आपको भी तो सुबह सुबह कितने काम होते हैं, आप भी तो इतने सारे टिफ़िन तैयार करने में परेशान हो जाती हैं। अरे नहीं नहीं देवर जी, आप तो सबकी सेहत की कितनी चिंता करते हैं। अब मैं आपको ऐसे कैसे कैंटीन का खाना खाने दे सकती हूँ? पता नहीं कैसे तेल घी में बनाते होंगे वो लोग, और मुझे आपके लिए टिफ़िन बनाने में कोई तकलीफ़ नहीं होती। आप ऐसी बातें अपने मन में क्यों लेकर आते हैं? आप लेकर जाइए ना अपना टिफ़िन। अरे नहीं भाभी, मैंने बोला ना, अब ऑफिस में यार दोस्तों के साथ कैंटीन में जाकर खाना अच्छा लगता है, वरना ना सब लोग मजाक उड़ाते हैं मैं स्कूल के बच्चों की तरह घर से टिफिन लेकर आता हूँ। अरे समझा करो ना भाभी। अरे चल ठीक है, जाने दे, उम्र है इसकी यार दोस्तों के साथ रहने की, कर लेने दे इसे इसके मन की। अच्छा आप कहती हैं तो ठीक है माँ जी। दोपहर के समय, अरे बहू चल खाना लगा दे, 2 बजने जा रहे हैं। अब क्या रात में खाना देगी? नहीं माँ जी, खाना तैयार है, आप हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। अरे ये कैसा मरीजों वाला खाना बनाया है तूने? न खाने में खुशबू है, न स्वाद, न रंग। आज क्या मन नहीं था तेरा खाना बनाने का? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो पूरे मन से ही खाना बनाया है, लेकिन देखिए ना, पता नहीं क्यों खाने में कोई रंग रूप ही नहीं आया। सास खाने का टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे खाना बड़ा ही अजीब लगता है। अरे बहू कैसा स्वाद है, ना खाने में, ना दाल में कोई स्वाद आ रहा है, ना चावल में, रोटी भी ना कुछ अजीब सी लग रही है,
मेरे मुंह का तो स्वाद खराब हो गया। ये खाना ना बड़ा बेस्वाद बना रखा है तूने। माँ जी मैंने भी थोड़ी देर पहले ही खाना टेस्ट करा, मुझे भी खाना बहुत ही बेस्वाद लगा, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आया। अरे थोड़ा ध्यान ना मोबाइल से हटाकर खाने में लगाया कर, तब तो ढंग का खाना बनेगा। आजकल की बहुओं की एक आंख मोबाइल पर रहती है, खाने में स्वाद आए तो आए कैसे। माँ जी मैं शाम को अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, आप नाराज़ मत होइए। शाम के समय एक बार फिर से आरजू बड़े जतन से अच्छा खाना बनाती है, लेकिन इस बार भी खाने में वो स्वाद था ही नहीं। वैसे तो तेरी भाभी ने सूंघने लायक भी खाना नहीं बनाया, लेकिन क्या करें, फूटी किस्मत हमारी, जो बना है खाना तो वही पड़ेगा। आज तू भी खा ले खाना। अरे मैं तो ना बाहर से ही कुछ खाकर आया था, इसलिए मेरे लिए खाना मत बनाना, आप लोग खाओ आराम से। क्या देवर जी, दोपहर में भी आप लंच लेकर नहीं गए थे, अब भी खाना नहीं खा रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। पूरा पूरा दिन खाना नहीं खाओगे तो सेहत पर गलत असर पड़ने लगेगा। अरे नहीं भाभी, मैं भूखा थोड़ी ना हूँ, बता तो रहा हूँ, बाहर दोस्त मिल गया था, उसके साथ ही थोड़ा बाहर खाना खा लिया। हाँ, आप लोग ना बड़ी जल्दी टेंशन में आ जाते हो। अरे अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रह गया हूँ, अपने खाने पीने का ध्यान में रख लेता हूँ। अब तो ये रोज का ही नियम हो गया था। प्रवीण ना तो दोपहर में लंच लेकर जाता और शाम को भी किसी न किसी बहाने से डिनर के समय बाहर निकल जाता। माँ जी एक बात कहूँ आपसे, जब से ये गांव वाला शुद्ध खाना आने लगा है, आपको ऐसा नहीं लगता हमारे खाने का जैसा स्वाद ही चेंज हो गया है। न खाने में रंग आता है, न स्वाद, ना ही कोई खुशबू, जबकि गांव का खाना तो आप कहती हैं सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। अरे बेटा मुझे तो ऐसा लगता है हमें ये मिलावट वाला खाना खाने की ऐसी आदत हो गई है कि अब शुद्ध खाना हमारे समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा ये जो हमारी मुँह ज़बान है ना, इसे भी कीटनाशक चाटने की आदत हो गई है। अब ये शुद्ध खाना हमारे मुंह लगने में थोड़ा समय तो लगेगा, समझ रही है ना तू। हालांकि गांव का ये शुद्ध खाना घर में किसी को पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन सेहत की खातिर सभी लोग चुपचाप खाना खाते ही जा रहे थे। एक दिन जानकी अपनी सहेली भारती के घर जाती है। अरे बहन जी नमस्कार, कैसी हैं आप? बड़े दिन बाद दर्शन दिए आपने। हम तो अच्छे हैं भाई साहब, आप सुनाइए आप कैसे हैं, व्यापार कैसा चल रहा है आपका? हम तो बहुत अच्छे हैं बहन जी। वैसे मैंने सुना है आपने गाय भैंस पालनी शुरू कर दी है शहर में। एक बात बताइए, जब इतने साल पहले गांव में रहती थी तब तो आपने कभी गाय भैंस पाली नहीं, अब शहर में भैंस पालने का कैसा शौक लग गया आपको? क्या बात कर रहे भाई साहब आप, मैंने भैंस कब पाल ली? गलत जानकारी किसी ने दे दी आपको। अरे भैया अभी इस उम्र में हमसे भैंस का काम होगा क्या? अपना ही उठना बैठना दुश्वार हो रखा है और गाय भैंस की बात कर रहे हैं आप। अरे आजकल की बहू तो घर गृहस्थी का काम निपटा ले उतना ही बहुत है, शहर की पली हुई लड़कियां कहाँ गाय भैंस पाल पाएंगी। क्या बात करिए बहन जी आप, मुझे तो आपकी बात समझ में नहीं आ रही। अरे भाई साहब आप क्या कहना चाहते हैं वो साफ साफ बताइए, समझ में तो हमें नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। बहन जी आप तो जानती है ना, थोक की दुकान है हमारी। हाँ जी बिल्कुल जानते। गोल मार्केट में हमारी एक और थोक परचून की दुकान है, अभी कुछ समय पहले ही खुली है, इसलिए आप लोग जानते नहीं होंगे। तो आपका छोटा बेटा ना प्रवीण, अरे वो हर महीने दुकान से माल उठाकर ले जाता है, और ताज्जुब की बात यह है कि जो माल वो लेकर जाता है ना, वो सब एक्सपायरी वाला सामान होता है, जैसे कि आटा, तेल, दाल, चावल। वो सामान जिनकी डेट निकल जाती है उन्हें 1/3 दामों में खरीद कर ले जाता है आपका बेटा। एक रोज़ हमारे नौकर ने उससे पूछा कि भैया क्या करते हो, एक्सपायरी हुआ सामान किसको खिलाओगे? तो कहने लगा इसको खाकर कौन मरेगा, ये तो हम अपनी भैंस के लिए लेकर जाते हैं, उसके काम आ जाता है सब कुछ। बस इसीलिए हमने आपसे भैंस के बारे में पूछा। और आप कह रही हैं कि आपके पास कोई भैंस नहीं है, तो फिर मुझसे जो सामान वो हर महीने खरीद कर ले जाता है उसका करता क्या है? सहेली के पति की बात सुनकर तो मानो जानकी के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। उसकी आंखों के आगे तो पल भर को एकदम अंधेरा ही छा गया, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भारती के पति की बातों का जवाब दिए बगैर ही वो वहां से उठकर जाने लगती है। अरे कहाँ जा रही है, चाय पानी तो पीती जा। चाय पानी पीने का नहीं, पिलाने का समय आ गया है, तुझसे बाद में मिलती हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है। जानकी गुस्से में घर पहुंचती है तो देखती है प्रवीण ऑफिस से आ गया है। बहू खाना बन गया है क्या? हाँ जी माँ जी बन गया है, अभी लेकर आती हूँ। प्रवीण के लिए खाना लगाना, और हाँ देसी घी का डब्बा भी लेकर आना। अरे इतना महंगा गांव का शुद्ध देसी घी मंगवाया है मैंने, और मेरा बेटा तो बेचारा खा ही नहीं पा रहा है। तो ध्यान रख बहू, किसी और को घी मिले ना मिले, मेरे प्रवीण की सब्जी में 2 चम्मच घी डाल कर ही देना, ठीक है?
ठीक है माँ जी, मैं ध्यान रखूँगी। माँ मेरी तो खाना खाने की इच्छा ही नहीं है। वो आज मेरे दोस्त का जन्मदिन था ना, तो मैं बाहर से ही खाकर चला आया। अरे बेटा, ऐसे कैसे इच्छा नहीं है तेरी? हैं? तेरी पसंद का खाना बनवाया है आज मैंने, आज तो तुझे खाना ही पड़ेगा। ये देख, 2 चम्मच घी भी डाल कर लाई है बहू। हा, खुशबू देख कितनी अच्छी आ रही है। माँ जी खुशबू की तो बात मत करिए, मैं तो खुद परेशान हूँ कि घी में से खुशबू की जगह ये बदबू क्यों आ रही है। आज मैंने अक्षत के लिए पराठा बनाया, तब भी ना पूरी रसोई में अजीब सी महक भर गई। अरे बेटा, मैंने तुझे समझाया था ना, ये बदबू नहीं है, ये तो असली घी की खुशबू है। खुशबू, अरे ये शहर का मिलावटी सामान खाकर ना गांव के शुद्ध सामान की महक भूल गए हैं हम। और खबरदार प्रवीण, जो आज के बाद तू वो बाहर का गंदा खाना खाकर आया तो अच्छा, आज तुझे मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी राजा बेटा। अरे माँ क्या ज़बरदस्ती है, मैंने कहा ना मैं खाना खाकर आया हूँ, मुझे नहीं खाना। ऐसा कैसे नहीं खाएगा? इतने प्यार से तेरी भाभी ने बनाया है, इतने दुलार से मैं तुझे अपने हाथों से खिला रही हूँ, और तू है कि ऐसे दूर भाग रहा है जैसे मैंने इस खाने में जहर मिला रखा है। अरे जहर ही तो है ये, दिखाई नहीं दे रहा है आपको? इतनी बुरी बदबू आ रही है इसमें, और फिर आप लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि मैं इसे खाऊं। अरे नहीं खाना मुझे ये गंदा बदबूदार खाना। क्यों बेटा, आज तेरी खाने की बारी आई तो तुझे ये खाना गंदा और बदबूदार लगने लगा, और हमें जो तू महीनों से ये गंदा खाना शुद्ध देसी खाना कहकर खिला रहा है, तब तुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि हमारी सेहत के साथ तू कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। और मेरी छोड़, मैं तो अपनी जिंदगी जी चुकी हूँ, उस नन्हे से अक्षत के ऊपर भी तरस नहीं आया तुझे? अपनी बहू और बड़े बेटे से भी ज्यादा विश्वास किया था मैंने तेरे ऊपर, लेकिन तूने ना आज मुझे बहुत निराश किया है। बता क्यों किया तूने यह सब? अच्छा, तो तुम्हें पहले ही सब कुछ पता लग चुका है माँ। ठीक है तो सुनो, ये जो तुम्हारी एक एक पैसा गिन गिन के खर्च करने की आदत थी ना माँ, उससे तंग आ गया था मैं। सब कुछ लेकर तिजोरी में बंद कर लेती हो और फिर जेब खर्च के नाम पर सिर्फ चवन्नी अठन्नी देती हो। भैया ने पता नहीं कैसे इतने साल आपके साथ गुजार लिए, लेकिन मुझे ऐसी ज़िंदगी जीना मंजूर नहीं था। इसलिए फिर मैंने ये गांव के खाने वाला आइडिया निकाला, और शुद्ध खाना खिलाने के नाम पर मैं जानबूझकर सस्ता माल खरीद कर लाने लगा और आपको 2 गुना दाम बताकर बेचने लगा। अपने परिवार की सेहत से खिलवाड़ करते शर्म नहीं आई तुझे? अरे कुछ नहीं होता, बाजार में स्ट्रीट फूड के नाम पर जो बेचते हैं ना, उसमें कौन सा सब कुछ बहुत शुद्ध और अच्छा डाला जाता है? यही सब सामान होता है जिसे सब चटकारे ले लेकर खाते हैं, कोई नहीं मरता। जब होटल में खा सकते हैं तो अपने घर में क्यों नहीं? देख लिया माँ जी आपने, ज़्यादा भरोसा हमेशा दुख ही देता है। जब मैं बाज़ार से कोई सामान लाने के लिए कहती थी तो आपको हमेशा यही लगता था कि शायद मैं इसलिए सामान लाना चाहती हूँ ताकि रुपयों की हेरफेर कर सकूँ। अब तो आपको समझ में आ गया ना, जिस बहू को आप लोग जीवन भर पराया पराया कहकर अपमानित करते हैं, हमेशा वही खराब नहीं होती। कई बार अपने सगे बेटे भी धोखा दे जाते हैं। बहू की बात का सास के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए अपने किए के लिए वो बहू से माफ़ी मांगती है और छोटे बेटे प्रवीण को जमकर फटकार लगाती है। ये कहानी है एक दंपति की जो एक बड़े शहर में रहते थे और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। दोनों के बेहद बिजी शेड्यूल होने के कारण वो अपने नवजात बच्चे पर सही से ध्यान नहीं दे पा रहे थे, और इसीलिए उन्हें घर में किसी बाई की ज़रूरत थी जो कि उसके बच्चे का ध्यान रख सके और उनके घर का भी। खैर, करीब 1 महीने तक यहाँ वहाँ पूछताछ करने के बाद उन्हें एक नौकरानी मिल ही जाती है जिसका नाम था चांदनी। अच्छा, मैंने तुम्हें कॉलोनी के पास बहुत बार देखा है, तुम यहीं कहीं रहती हो ना? हाँ मोना मैडम, हम यहीं रहते हैं अपने मामी के घर में। अच्छा, तुम मामी के घर में क्यों रहती हो? वो मैडम, जब हम 11 साल की थे ना, तभी हमारे पिताजी गुजर गए थे, और कुछ दिन बाद माँ भी। माफ़ करना चांदनी, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं मैडम जी, अभी तो बस हमें काम की बहुत ज़रूरत है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारी मामी हमें अपने घर से निकाल देंगी। हम करीब 3 महीने से ऐसे ही बैठे हुए हैं, कहीं भी कोई भी काम नहीं मिल रहा है। क्यों, तुम्हारी मामी तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती क्या? अब क्या बताएं मैडम जी, हमारी मामी हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। हमारे मामा तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपनी पत्नी से कभी कुछ बोल नहीं पाते। लेकिन उनकी भी क्या गलती, हम ही तो उनके ऊपर बोझ बनकर बैठे हुए हैं। कोई काम ही नहीं मिल रहा, काम के चक्कर में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं बस। अरे चांदनी, ऐसा नहीं बोलते। अगर तुम्हारी मामी तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है तो तुम बताओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। नहीं नहीं मैडम जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हमारे ख़ानदान की बहुत बदनामी हो जाएगी। जैसा भी है ठीक है,
उम्मीद है समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी हम काम करने लगेंगे ना तो हमारी मम्मी का मूड भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम उनको हर महीने कुछ पैसे भी तो दे दिया करेंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। तो मैडम आपने हमको काम पर रख लिया ना? हाँ हाँ, आज से ही तुम काम पर लग जाओ। और हाँ, घर के काम के साथ साथ तुम्हें मेरे बेटे का भी ध्यान रखना है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। और तुम चिंता मत करो, इसके लिए तुम्हें डबल सैलरी दी जाएगी। खुश? शुक्रिया मैडम जी। अच्छा ये बताइए, मैं पहले क्या करूं? पहले किचन का काम कर दूं या फिर? हाँ, पहले तुम ना किचन का ही काम कर दो, क्योंकि किचन का बहुत सारा काम पड़ा है और मुझे ना बहुत थकान लग रही है। अरे मैडम जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, आप आराम से बैठ जाइए, अभी हम सारा काम फटाफट कर देते हैं। इसके बाद चांदनी किचन के काम में लग जाती है और बड़ी मेहनत से किचन का काम फटाफट फिनिश भी कर देती है। वहीं उसकी मेहनत और लगन को देखकर मोना और उसका पति आयुष बहुत खुश होते हैं। सच में यार, बड़ी अच्छी नौकरानी मिल गई हमें। हाँ, वो तो है। चलो अब हम चैन की सांस ले सकते हैं और अपने बच्चे का भी ध्यान रख सकते हैं। हाँ, मुझे ना बड़ी टेंशन हो रही थी, अब जाकर थोड़ा टेंशन कम हुआ है। अरे फिक्र मत करो, सही लग रही है, काम भी सही से कर लेगी। हाँ। इसके करीब 3 दिन बाद सुबह। अच्छा चांदनी, आज हम लोग थोड़ा सा लेट आएंगे क्योंकि हम लोगों का ओवर टाइम है, ओके? एंड प्लीज़ बाबू का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ। अरे मैडम जी, ये बात आप कितनी बार बोल चुकी हैं, लगता है आपको हम पर भरोसा नहीं है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, माऊ ना, इसलिए। अरे अरे मैडम, आप तो रोने लगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम छोटे बाबा का अच्छे से ध्यान रखेंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे। अरे मोना, अब इतना मत सोचो, चलो देर हो रही है, नहीं तो बॉस की डांट सुननी पड़ेगी। अब हाँ चलिए। दोनों पति पत्नी कार में बैठते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। चलो पहले छोटी पापा को खाना खिला देती हूँ, फिर उसके बाद आराम से मस्ती करूँगी। इसके बाद चांदनी मोना के बच्चे को खाना खिलाकर सुला देती है। छोटे पापा तो सो गए, चलो अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ। इसके बाद चांदनी मोना के ड्रेसिंग टेबल के पास बैठ जाती है और ड्रॉवर खोलकर मोना के महंगे महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स को ओपन करके देखने लगती है। ये क्या है, बड़ा महंगा लगता है। इसीलिए इसमें से इतनी खुशबू आ रही है। हाँ, बड़े लोगों की तो बात ही अलग है। ये महंगे महंगे मेकअप, महंगे महंगे पर्स और महंगे महंगे जूते, और एक हम है जिससे 30 रुपए की लिपस्टिक भी महंगी लगती है। क्या करे भाई, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। लेकिन चांदनी, तेरी तो किस्मत खुल गई रे भैया, थोड़ी देर के लिए ही सही। और चांदनी मोना के महंगे मेकअप को लगाने लगती है। वाह, सुंदर तो हम पहले से हैं, अब तो और भी सुंदर लग रहा है। और इस तरह चांदनी अपनी मालकिन के कपड़े, जूते, पर्स और भी न जाने क्या क्या चीज़ें ट्राई करती रहती है। एकदम अमीरों वाली फीलिंग आ रही है हमको। अच्छा चलो अब जल्दी से वीडियो बना लेती हूँ, अपनी सहेलियों को जलाना भी तो है मुझे। इसके बाद चांदनी अपने मोबाइल से ढेर सारी वीडियो बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद, अरे वीडियो बनाने के चक्कर में हम तो ये भूल ही गए कि हमारा शो आने वाला है, हमारा फेवरेट शो नागिन का प्यार। उफ, हम भी ना। चलो पहले कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, फिर उसके बाद आराम से बैठकर टीवी देखेंगे। फिर क्या, चांदनी फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकालती है और आराम से पीती है। पीने के बाद वो सोफे पर लेट जाती है और आराम से अपना फेवरेट शो देखने लगती है। वहीं पता नहीं क्यों बच्चा कोई शोर भी नहीं कर रहा था, ना ही बीच में उठ रहा था। तभी करीब आधे घंटे बाद डोरबेल बजती है। लगता है मुन्ना आ गया। चांदनी दरवाज़ा खोलती है। इतना देर में काहे आए हो? अरे बहुत ट्रैफिक था रे, आने में थोड़ा लेट हो गया। इतना झिकझिक काहे कर रही हो? अच्छा लाओ अब। ठीक है। खैर, यह आदमी चांदनी के पास क्या करने आया था ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। शाम होती है। अच्छा मालकिन, अब मैं घर चलती है, सारा काम कर दिया है, खाना भी बनाकर रख दिया है। ठीक है, तुम जाओ। इसके बाद दोनों पति पत्नी फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद खाना खाने के लिए बैठते हैं। आयुष, हम लोग जब से आए हैं तब से हमारा बच्चा सो ही रहा है। अरे ये तो अच्छी बात है ना, हो सकता है उसे थोड़ा आराम मिल रहा हो। अरे तुम भी ना कैसी कैसी बातें करते हो। अच्छा पापा, सॉरी। कोई बात नहीं। इसके बाद दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को गोद में उठाते हैं और उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इसकी आँख तो बिल्कुल मेरी तरह है,
अरे चुप करो, इसकी आंख बिल्कुल मेरी तरह है, बड़ी बड़ी। तो इसकी नाक मुझ पर गई है। नहीं, इसकी नाक भी तुम्हारी तरह नहीं, मेरी तरह है। अरे बाबा, तुमसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। ठीक है भाई, वैसे भी आज के ज़माने में वही खुश है जो अपनी बीवी की सुनता है। ये तुमने बिल्कुल सही कहा। तो रात यूं ही बीत जाती है। करीब 11 दिन बाद चलो जग्गू को कॉल लगाती हूँ। हेलो। अरे हेलो वेलो छोड़, पहले ये बता तूने कल मुझे कॉल क्यों नहीं किया था? अरे कल ना दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तो कॉल नहीं कर पाया था, अस्पताल में था ना। अबे एड़ा समझा क्या मेरे को तूने? बेटा अगर मेरे को पता चल गया ना कि तेरा चक्कर कहीं और चल रहा है तो अच्छा नहीं होगा। उसे तो मारूंगी, तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। अरे चांदनी, लगता है तेरा दिमाग सड़ गया है। घर में बैठे बैठे क्या क्या सोचती रहती है तू? ए घर में नहीं बैठी रहती, काम करती है मैं, समझी? तेरी तरफ फोकट का नहीं खाती। ए चांदनी, कभी कभी तू ना कुछ ज़्यादा ही बोल देती है। अभी तू ये बता तूने कोई काम ढूंढा क्या? हाँ वो पता था मेरे को, यही बोलेगा तू। सुन, जल्दी से कोई अच्छा काम पकड़ और मेरे से शादी कर ले। हाँ, मेरे को अपनी मामी के साथ नहीं रहने का है। रोज रोज झिकझिक करती है वो बुढ़िया। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा सुन ना, तेरे को तो पता है ना मेरे पास अभी नौकरी नहीं है और अचानक से कल दादी की भी तबीयत ख़राब हो गई है। प्लीज़ मेरे को 2000 देना। अब मैं ना तेरे को 5 दिन में लौटा देगा, पक्का प्रॉमिस। चुप रे, आज तक तूने मेरा पैसा लौटाया है क्या? पर चल कोई बात नहीं, तेरी मजबूरी है, मैं समझती है। अरे क्या करूँ ना, तेरे से प्यार भी तो करती है। चल शाम को चौराहे के पास मिलना। ठीक है, जैसी भी है बहुत अच्छी है तू। मक्खन मत लगा। और इस तरह चांदनी आराम से बैठकर अपने प्रेमी जग्गू से कॉल पर बात करती रहती है और बच्चे पर कोई ध्यान भी नहीं देती। थोड़ी देर बाद बच्चा बहुत रोने लगता है। अरे यार, अभी तो इसे दूध पिलाया था फिर रोने लगा। अच्छा चल तू बच्चे को संभाल, मैं चलता हूँ, मेरे को काम है। हाँ हाँ ठीक है, बाय बाय। चांदनी फोन रख देती है और बच्चे को अपने गोद में उठा लेती है। अरे चुप हो जा रे, चुप हो। लेकिन बच्चा तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता। उफ़ो, सोचा था आज इसको दवाई नहीं देगी, लेकिन ये बच्चा इसके लायक ही नहीं है। ऐसा करती हूँ दवाई पिला देती है। इसके बाद चांदनी बच्चे के लिए दूध गर्म करती है और उस दूध में एक दवाई मिला देती है। दरअसल वो दवाई नींद वाली दवाई थी और उसके कारण ही बच्चा दिन भर सोता रहता था। चल बेटा अब आराम कर और मेरे को भी आराम करने दे। चांदनी बच्चे को दूध पिला देती है। इसके थोड़ी देर बाद ही बच्चा सो जाता है और वहीं चांदनी अब आराम से बैठकर अपनी सहेलियों से कॉल पर गप्पे लड़ाने लगती है। दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं। तभी एक दिन फ़ोन की घंटी बजती है। हेलो। हेलो भैया, मैं बोल रहा हूँ अजय। मैंने तुझे कॉल करने के लिए मना किया था ना, और तू तो बड़ी चौड़ के साथ घर से निकला था। अब क्या हुआ? भैया मैंने घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दो भैया। जब माँ को तेरी ज़रूरत थी तब तो तूने उनकी तरफ मुड़कर देखा भी नहीं, और अब जब तुझे हम लोगों की ज़रूरत है तो तू हमारे पास आना चाहता है। बहुत देर हो गई है अजय, अब कुछ नहीं हो सकता। भैया। आयुष फ़ोन काट देता है। दरअसल आयुष का छोटा भाई अजय गलत रास्ते पर चला गया था। उसकी गलत आदतों के कारण उसकी ऐसी हालत थी। साहब ये लीजिए चाय। आयुष तुम टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा, तुम ये चाय पियो। और वैसे भी आज संडे है तो अपना मूड ऑफ मत करो। हाँ यार, पता नहीं कभी अजय हमारा पीछा छोड़ेगा। अच्छा सुनो, शाम को मूवी चलते हैं। ठीक है। इसके अगले दिन मुन्ना फिर से चांदनी के पास आता है। दरअसल वो आदमी रोज चांदनी के पास आया करता था। आ गए तुम? ये लो, मैंने इसे अच्छे से तैयार कर दिया है। ठीक है। और ये क्या, चांदनी ने अपने मालकिन के बच्चे का हुलिया एकदम बदल दिया था। उसने बच्चे को मैले कुचैले कपड़े पहना दिए हैं और ऊपर से उसके चेहरे पर काला रंग भी लगा दिया है। तूने तो इसे एकदम गरीब का बच्चा बना दिया। बड़ी कमाल की है रे चांदनी तू, तेरी वजह से ना काफ़ी मोटी कमाई हो रही है। तारीफ के लिए शुक्रिया। तभी वहां पर जग्गू आ जाता है। ये आदमी कौन है? तू छुप छुप कर इस आदमी से मिलती है? अरे ये मेरा भाई जैसा है। झूठ बोल रही है, धोखा दिया है तूने मुझे। अरे मेरी बात तो सुन, मैं बताती है ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और चांदनी उसे सारी बात बताती है। ए चांदनी, ऐसा मत कर, फंसेगी रे तू। ये सब कहाँ से सीखा तूने?
ऐसा तो नहीं कि कहीं इस आदमी ने तेरे को भड़काया है? बहुत देर से देख रहा हूँ बकबक किया जा रहा है। अरे चुप रहे वरना फोड़ दूंगा तुझे यहीं पर। अरे अरे मुन्ना भैया तुम काहे को परेशान होते हो, हम है ना, हम समझा देंगे इसको। देख जग्गू, हम जो भी कर रहे हैं ना वो हम अपने दोनों के लिए कर रहे हैं। इसमें हमें पैसा मिलता है और हम इन पैसों से ना बहुत कुछ खरीद सकते हैं। अरे लेकिन चांदनी फिर भी। अरे अब बकवास बंद करना, तू इन सारी चीज़ों से दूर रह, ये मेरा काम है ना, मेरे को करने दे। तो चांदनी ऐसे ही जग्गू को समझा लेती है। मुन्ना बच्चे को एक बड़े कपड़े की थैली में लेकर दूसरी जगह जाता है। ले बच्चा। हाँ साहेब। उषा बच्चे को लेती है और बच्चे को लेकर ट्रैफिक के पास चली जाती है, जहां पर वो मोना के बच्चे को दिखाकर लोगों से भीख मांगने लगती है। मेरे बच्चे को भूख लग रही है साहब, कुछ खाने के लिए दे दो साहब। और इस तरह उषा बच्चे को दिखाते हुए सुबह से शाम तक भीख मांगती रहती है और अच्छी खासी कमाई कर लेती है। दरअसल ये काम करीब 3 हफ्ते से चल रहा था और इन सब की भनक मोना और आयुष को बिल्कुल भी नहीं थी। खैर, उषा अपना काम खत्म करती है और बच्चे को लेकर वापस मुन्ना के पास पहुंचती है। आज तो काफी अच्छी कमाई हो गई है उषा। ऐसे ये सब तुम्हारी एक्टिंग का कमाल है। हाँ मालिक, लेकिन इस बच्चे का भी ना कमाल है। ये बच्चा ना हो तो कोई पैसा ही ना दे। हाँ ये बात तो है, इसीलिए तो हम ऐसे ही बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। उषा से बातचीत करने के बाद मुन्ना बच्चे को लेकर जल्दी से चांदनी के पास पहुंचता है। सुन चांदनी, ये बता कि तू कहीं इस बच्चे को ज्यादा दवाई तो नहीं दे रही है ना? कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। अरे हमारा नाम चांदनी है, हम बेवकूफ़ ना है। हम ये काम कई सालों से कर रहे हैं, हमको ये काम अच्छे से आता है। तुम इन सब बातों की चिंता मत करो, तुम बस पैसे कमाने पर ध्यान दो। अच्छा चलो लाओ आज का मुनाफा। हाँ ये ले, और आज तो तुझे थोड़ा बढ़ा कर दूंगा क्योंकि आज ज्यादा फायदा हुआ है। चांदनी बहुत खुश होती है। वाह बढ़िया। अच्छा मुन्ना देर हो गई, अब तुम जाओ। हाँ हाँ हाँ। तो अब पता चलता है हमें चांदनी और मुन्ना के इस गंदे खेल का। खैर, चांदनी को तो किसी बात का डर नहीं था। वो खुलेआम ये काम लगातार करती रहती है। वो बच्चे का हुलिया बदल देती और उसे लेकर मुन्ना को दे आती। दरअसल कभी मुन्ना चांदनी के पास आता था तो कभी चांदनी मुन्ना के पास जाकर बच्चे को छोड़ आती थी। ला चांदनी बच्चा। हाँ रे ये ले। चांदनी बच्चे को मुन्ने के हवाले कर देती है और चुपचाप घर आकर आराम से बैठकर टीवी देखने लगती है। तभी डोरबेल बजती है। चांदनी दरवाजे के पास जाती है और दरवाज़ा खोलती है। आप आयुष भैया के छोटे भाई है ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता? वो हमने फैमिली वाले एल्बम में ना आपकी फ़ोटो देखी थी। वैसे छोटे मालिक, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये मेरे भैया का घर है, तुम होती कौन हो ये पूछने वाली? अजय अंदर घुस जाता है। अरे साहब। अजय अपने भतीजे को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। मेरा भतीजा कहाँ है? अब वो जल्दी बता वरना तुझे अभी के अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। अरे मालिक हम बता रहे ना, आप इतना भड़क क्यों रहे हैं? वो छोटे बाबा ना बहुत रो रहे थे तो हमने सोचा कि अपने बड़े भाई को बुलाकर उन्हें थोड़ा बाहर घुमाने भेज दें। जल्दी फोन कर अपने भैया को और बुलाओ उसे यहाँ। अब वो साहब, फ़ोन तो हम घर ही में भूल गए। तेरा नाटक खत्म होता है, मुझे सब पता चल गया है। तू मेरे भैया और भाभी के पीठ पीछे क्या क्या करती है। तुझे नहीं पता कि मैं इस शहर में करीब 15 दिन से रह रहा हूँ। मैं भैया से मिलना चाहता था लेकिन भैया मुझे यहाँ आने से मना कर रहे थे। तभी एक दिन चौराहे के पास एक गरीब औरत मेरे पास आई जिसके पास एक बच्चा था और वो बच्चा मेरा भतीजा था। मैंने उसे पहचान लिया था क्योंकि मेरे भैया उसकी फ़ोटो हमेशा अपलोड करते रहते हैं और मेरे भतीजे के हाथ में भी वैसा ही निशान है जैसा मेरे भैया के हाथ में है। इसीलिए मुझे शक हुआ। मैं चुपचाप यहाँ आया और तभी मुझे पता चला कि तू एक आदमी को मेरे भतीजे को बेचती है। अच्छा, तो तेरे को सब पता चल गया है ना? वैसे तू भी तो एक नंबर का बदमाश है, अभी तेरे को सबक सिखाती है मैं। इतना कहकर चांदनी अपने आप को चोट पहुंचाने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई है। अरे ये क्या कर रही है तू? तभी वहां पर मोना और आयुष अपने बच्चे के साथ पुलिस को लेकर आ जाते हैं। दरअसल बाकी सभी दोषियों को पकड़ लिया गया था। मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। अब नहीं। मोना एक जोर का तमाचा चांदनी को मारती है। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। अजय, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हाँ भैया, मैं इसे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था।
शुक्रिया अजय। तो इस तरह आखिरकार चांदनी का भांडा फूट ही जाता है। वहीं चांदनी के खिलाफ उसका प्रेमी जग्गू भी गवाही देता है और चांदनी के साथ साथ उसके साथियों को भी जेल की सजा हो जाती है।